हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है तो देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, देखो ट्रायंगुलर लॉ में क्या था। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला अगर मैं इस पे एक फोर्स इधर लगाऊंगा, ठीक है जी, अगर कोई दूसरा पर्सन है वो इस पे फोर्स इस तरफ लगाता है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ करेगा, इस ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ होगा, ये ऑब्जेक्ट जाने किस तरफ वाला है। देखो ये ऑब्जेक्ट ना एग्जैक्टली इसकी तरफ आएगा, ना ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया मैंने, ठीक है, ना ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, ना ही ये जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा सेंटर में किसी तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर। ये था हमारे पास। इससे हमने पैरेललोग्राम लॉ भी ड्राइव कर लिया, उसका भी हमने पढ़ा, ट्रायंगुलर लॉ की हेल्प से भी इसको समझा। अब इसी का रिवर्स करेंगे, हम इनवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे। देखो मेरे पास दो गिवन वेक्टर थे जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्रिएट हुआ। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अब मेरे पास ये वेक्टर होगा, लेट अस सपोज ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि उन सबको जोड़कर यही वेक्टर आ जाए। जैसे इन दोनों को मिलाकर आया ये वेक्टर, तो इसको तोड़कर आना चाहिए ये दोनों वेक्टर। बात तो वही है ना। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करके ये रिजल्टेंट क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर को स्प्लिट करके ये दोनों आने चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब मैं इसी आर को स्प्लिट करूँगा। इसको मैं किस तरीके से स्प्लिट करूँगा, एक वेक्टर इस तरफ, ए वेक्टर लेट अस सपोज इस तरफ। मैंने इसको तोड़कर लिख दिया इन दो वेक्टर्स में, बात वही लिख रहा हूँ सेम ऊपर वाली। इस वेक्टर को मैंने दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया ताकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यही हो। बस उल्टा पढ़ रहे हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करके अगर ये आता है तो इसको तोड़कर, इसको स्प्लिट कर कर ये दोनों वेक्टर आएंगे। तो ऐसा फेनोमेना जिसमें आप एक गिवन वेक्टर को स्प्लिट करते हो और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो ताकि उन पार्ट्स इनको कंपोनेंट्स बोलते हैं, ताकि उनको जोड़कर फिर से यही बन जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ समझना, देखिएगा ऐसा प्रोसेस जिसमें आप स्प्लिट करते हो सिंगल वेक्टर को, ठीक है ना। ये मेरे पास सिंगल वेक्टर है, लेट अस सपोज मैंने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वेक्टर में भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्प्लिट करेंगे टू आर मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है जी। इस वेक्टर को मैंने स्प्लिट किया, या इसको भी मैं बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं तोड़ूं, ब्रेक करूं, तो मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स बन जाएं, ताकि उनका जो टोटल इफेक्ट होगा वो वही वेक्टर होगा जिसको आपने तोड़ा है, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सिंगल वेक्टर। ये जो मैंने सप्लिशन किया, इनको जोड़कर फिर से यही बन जाए, इसको तोड़कर ये बन जाए। तो ये जो दो चीजें आपने लिखी, ये जो प्रोसेस है जिसमें आप एक वेक्टर को ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। The vectors into which a single given vector is splitted are called components of vector। तो इस वेक्टर को अगर तोड़कर मैं इन दो वेक्टर्स में डिवाइड कर दूं, या इन दो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दूं, तो इनको कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या फिर गिवन वेक्टर। यहाँ पे आर के कंपोनेंट कौन कहलाएंगे फिर, F1 और F2। क्यों, क्योंकि R को तोड़कर क्या बनता है, F1 और F2 बनता है। तो फिर F1 और F2 को मैं एक नया नाम दूंगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। अब हम क्या करेंगे, प्लेन में एक वेक्टर लेंगे, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जिन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। अगर दो कंपोनेंट्स के बीच में अगर 90 डिग्री हुआ तो उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे ये समझो, जैसे ये मेरे पास एक गिवन वेक्टर है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके मैंने इसको इस तरीके से लिखना ताकि उन दोनों को जोड़कर ये बन जाए।
और वो जो कंपोनेंट होंगे जिन वेक्टर्स में मैं इस वेक्टर को ब्रेक करूंगा उनका एंगल क्या होना चाहिए, आपस में 90 डिग्री। देखो इस वेक्टर को मैं अगर एक कंपोनेंट इस तरफ लेता हूँ, एक कंपोनेंट इस तरफ लेता हूँ, दोनों का एंगल आ गया 90। तो इस कंपोनेंट को अगर प्लस करो तो ये आएगा, इसको अगर ब्रेक करो तो ये दोनों आएंगे। ऐसा जो प्रोसेस होता है जिसमें आप एक गिवन वेक्टर को दो वेक्टर्स में डिवाइड करते हो और जो दो वेक्टर्स होंगे उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो उस टाइम पे ये वेक्टर और ये वेक्टर कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, ठीक है। और उनका अगर एंगल 90 है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। समझिए इसकी डेफिनेशन वापस। जब आप एक किसी गिवन वेक्टर को स्प्लिट करते हो दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, ये मेरे पास गिवन वेक्टर है, इसको मैंने दो वेक्टर में स्प्लिट कर दिया, ठीक। अब दोनों वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए, 90 का। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एंगल आपस में कितना आ गया जी, 90 का। तो उस टाइम पे ये जो कंपोनेंट्स हैं, यही वाले, ये डॉटेड वाले, इन्हीं दो डॉटेड वाले जो मैंने वेक्टर्स बनाए, इन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार यूज होने वाला ये। देखो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया ए वेक्टर, इसका नाम है ए वेक्टर, इसको नाम दे देता हूं मैं ओ आर, ठीक है जी। ए वेक्टर किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब इसको मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, एक्स एक्सिस के अलांग भी, वाई एक्सिस के अलांग भी। मान लो इस वेक्टर को मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, ब्रेक करूंगा दो वेक्टर्स में, एक वेक्टर लूंगा एक्स एक्सिस के अलांग, एक लूंगा वाई एक्सिस के अलांग। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, एक वेक्टर ले लूंगा मैं एक्स एक्सिस के अलांग, एक वेक्टर मैं ले लूंगा वाई एक्सिस के अलांग। और आपको पता है प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल 90 होता है, यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने दो ब्लू लाइंस लगाई हैं, इन दोनों का एंगल 90 है। मतलब एक वेक्टर में इसका एक्स एक्सिस की तरफ रखूंगा, एक रखूंगा वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है जी। ओ पी ले लो ए एक्स के इक्वल, ए एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलांग, ए मतलब ए का कंपोनेंट, ठीक है। कौन हुआ, ओ पी। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसका नाम होगा ओ पी, वो इसके बराबर आएगा, ये यहां से लेकर यहां तक हो गया P। तो इस कंपोनेंट का नाम है ए एक्स वेक्टर। ए एक्स ऊपर क्या डाल दिया, वेक्टर, एक्स क्यों डाला, एक्स एक्सिस वाला, ए वेक्टर क्यों डाला, क्योंकि ए का कंपोनेंट है ये, ठीक है। और एक वेक्टर और लेंगे हम ओ क्यू, वो लेंगे वाई एक्सिस की तरफ, इधर से बिल्कुल बराबर इसी के सामने आपको वैल्यू लेनी है प्लेन पे। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं क्यू, तो यहां पे आ जाएगा वेक्टर। तो ओ क्यू मेरा आ गया ए वाई वेक्टर। कहने का मतलब ये जो ए वेक्टर है ना, ये किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल। क्यों, इसको तोड़कर मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों को जोड़कर ये बनेगा रेड वाला वेक्टर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक है एक्स एक्सिस के अलांग ए एक्स, एक है वाई एक्सिस के अलांग ए वाई। इन दोनों को प्लस करोगे तो यही वेक्टर आएगा, ठीक है। हो गया यहां तक, ठीक है जी। अब यहां पे हम लगाएंगे ट्राइंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर ये वाला वेक्टर ए वाई है, इसी के पैरेलल आओ यहां तक, तो पी आर भी क्या होगा, ए वाई होगा। पैरेललोग्राम लॉ भी तो लगाया था ना कि ये वेक्टर किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये मैंने बना दी एक रेक्टेंगल, कह सकते हो आप इसको। तो जितना वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा उतना ये होगा। सिमिलरली ओपी किसके इक्वल होगा, क्यू आर की इक्वल होगा, वो भी लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ट्राइंगुलर लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ओ आर वेक्टर होगा ये बराबर होगा ओ पी प्लस पी आर के इक्वल। ओ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ पी प्लस पी आर के वेक्टर। तो ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर, ठीक है जी। ओ पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स, ओ क्यू की जगह ए वाई। बस वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ये जो बात मैंने अभी बोली, ए एक्स प्लस ए वाई। एक ही तो बात बोली ना
कि ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा, तो कर दो प्लस। नहीं तो इस ट्राइंगल में देखो, इसको प्लस करो, ट्राइंगल ला के अकॉर्डिंग ये आएगा, ठीक है ना, ये एंगल 90 होगा। तो अब आप ओ पी आर में अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को प्लस करो। देखो इसका और इसका ऑर्डर सेम है, इसका ऑपोजिट है, तो इन दोनों को प्लस करके ये वेक्टर आएगा। लग गया ट्राइंगुलर लॉ। एक तो हमारे पास डेफिनेशन या इक्वेशन ये आ गई, इसको और भी स्टाइल में लिखा जा सकता होगा, अब वो स्टाइल्स भी देखते हैं। देखो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे यूनिट वेक्टर्स। तो मैं इसको एरो डालने के बजाय इसी के मैग्नीट्यूड, अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूँ, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी तो वेक्टर बनेगा ना। ऐसे देखो अगर मेरे पास ए वेक्टर है तो इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड को और किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख तो सकता हूँ। अब ये फॉर्म लिखेंगे हम, एक तो हमने लिख ली, अब नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर की लैंग्वेज में इसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अब वो देखेंगे। देखो आई और जे आ गए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ए एक्स वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, तो इसको मैं किस सेंस में लिख सकता हूं, इसी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए एक्स। अब मैं ए एक्स के ऊपर एरो नहीं रख रहा क्योंकि मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये वेक्टर है तो इसको भी वेक्टर बना देते हैं, तो यहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स आई के। सिमिलरली ए वाई जो बराबर हो जाएगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर के, ठीक है। अब ए वाई की जगह रिप्लेसमेंट इससे किया जा सकता है, ए एक्स की जगह इससे रिप्लेस किया जा सकता है, तो वही हमने यहाँ पे किया। तो ए वाई वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए वाई जे कंपोनेंट, ठीक है जी। तो फिर इस फर्स्ट में वैल्यू डाल दो ना, ए एक्स की जगह मैं लिखूंगा ए एक्स आई, इधर लिख दूंगा ए एक्स आई, यहाँ लिख दूंगा ए वाई जे, ऊपर से एरो हटाकर लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इस रिजल्टेंट वेक्टर को या इस वेक्टर को इस फॉर्म में भी ब्रेक करके लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट ये एंगल ले लेते हैं हम, ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अगर पी ओ आर एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये जो ए एक्स है, एक्स एक्सिस के लंग जो कंपोनेंट है, ये है ओ पी, और ये है हमारा ओ क्यू, ये बराबर हो गया पी आर के, ओ क्यू बराबर हो गया पी आर के, ये ए वाई के इक्वल है मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी राइट ट्राइंगल के अंदर आप इस साइड को भी सर्च करो, इसको भी सर्च करो ट्रिगोनोमेट्री से। अब एक और फॉर्म लिखेंगे इसकी, ए वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर को इस स्टाइल में भी लिखा जाता है, एक और स्टाइल है उसमें भी कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब वो कैसे है, आओ इस ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल ये जो बन गई आपके पास ओ पी आर के अंदर, ठीक है। लेट अस सपोज मुझे ये तो पता है, लेट अस सपोज हम ये ढूंढ लेते हैं, सिमिलरली ये पता होगी तो ये ढूंढ लेंगे, लगाएंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री। क्या होगा, ओ पी अपान ओ आर, ओ पी मुझे फाइंड करना है, ओ आर मेरे को पता है, तो ओ पी अपान ओ आर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा इज दिस एंगल। ओ आर को यहाँ शिफ्ट करो, ये हो जाएगा, ओ पी को ऐसे ही रखो, ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साथ में आ गया कॉस थीटा, तो ओ पी मेरे पास आ गया ए कॉस थीटा, इसको साइड कर देते हैं। सिमिलरली अब मैंने ये साइड फाइंड करनी है, ये मेरे को पता है, मैं लिखूंगा पी आर अपान ओ आर, पी आर अपान ओ आर, ये बराबर होता है साइन थीटा के, ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ओ आर को यहाँ शिफ्ट करो, ओ आर का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से पी आर का वैल्यू मिल जाएगा, ये आ गया पी आर। अब मैंने ओ पी भी फाइंड कर लिया, पी आर भी फाइंड कर लिया, और पी आर किसके बराबर है, ओ क्यू के तो बराबर है। इसका मतलब मैं इस वेक्टर को एक और लैंग्वेज में लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा, ओ पी इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए एक्स आई, तो इसी का वैल्यू एक और निकाल दिया, ए कॉस थीटा, क्या हो गया, ए कॉस थीटा। इसका नाम था एक आपने रखा ए वाई, ये भी तो ए वाई है, इसका नाम रखा ए वाई जे, और यहाँ से आपने एक कंपोनेंट पी आर और निकाल दिया, पी आर है ए साइन थीटा के, तो पी आर किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के। इसको ए वाई भी बोलते हैं तो ए साइन थीटा भी बोलते हैं, इसको ए एक्स बोलते हैं तो ए कॉस थीटा भी बोलते हैं,
ठीक है, ये और हमारे पास डेरिवेशंस आ गई। अब ये जो आपने OP और OR का वैल्यू डाला निकाला, इसमें इसी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर OR फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये दो साइड्स पता चल गई, A sin थीटा ये वाली A cos थीटा, तो ये फाइंड की जा सकती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपकी A स्क्वायर हो जाएगा, OP है आपका AX का स्क्वायर, PR हो गया AY का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AX स्क्वायर प्लस AY का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास A आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को एक और सेंस में भी मैं लिख सकता हूं। देखिए अब क्या होगा, अंडर रूट AX जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, A cos थीटा के, और AY किसके इक्वल आ गया, A sin थीटा के। तो यहां पे मैं वो वैल्यूज भी रिप्लेस करके लिख सकता हूं। सिमिलरली इस ट्राइंगल से अगर मुझे ये एंगल निकालना हो थीटा, तो मैं फाइंड करूंगा tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, PR, बेस कौन है, OP। तो PR को अगर आप OP से डिवाइड कर दो तो भी आपको tan थीटा मिल जाएगा। अब PR के बहुत सारे नाम है, AY ये भी लिख सकते हो, AYI भी लिख सकते हो, या A sin थीटा भी लिख सकते हो। OP का नाम AX भी है, AXI भी है, और A cos थीटा भी है, कुछ भी लिख दो। अब मैंने यहाँ AY लिखा तो यहाँ मैं AX लिखूंगा। यहाँ से आ गया tan थीटा, यहाँ से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास आएगा tan इनवर्स AY डिवाइडेड बाय AX। तो यहाँ से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो, मतलब डायरेक्शन भी देख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर की। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।